अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग ECE 201 का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। उम्मीद है कि आपको लेक्चर 1 समझ आ चुका होगा। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर नंबर 2 आपके पास है कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज। कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज के अंदर हम सबसे पहले जो चीज़ देखते हैं वो है फोनीम की, यानी कि टॉपिक 6 फोनीम। फोनीम बेसिकली फिनोलॉजी का एक हिस्सा है और फिनोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ साउंड के बारे में बात करती है। तो फोनीम जो हुए वो यहाँ पे आके जब हम देखते हैं तो फोनीम जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट और मोस्ट बेसिक यूनिट होते हैं साउंड के, और ये यूज़ किए जाते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए एक वर्ड को दूसरे से। जब हम किसी भी लैंग्वेज की तरफ जाते हैं तो जब एक वर्ड को दूसरे वर्ड से हम डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं तो हम फोनीम को यूज़ करते हैं। अब फोनीम ही की वजह से हम चेंज कर सकते हैं मीनिंग को और साउंड को। अब ये जो मीनिंग और साउंड है ये विद इन लैंग्वेज चल करती है। याद रखें, फोनीम का खुद से कोई मतलब नहीं होता, यानी कि इट डज नॉट हैव मीनिंग बाय इटसेल्फ। तो फोनीम जो होते हैं बेसिकली ये मैचअप करते हैं साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट्स को, यानी कि ये यहाँ पे 1 to 1 कनेक्शंस बनाते हैं लेटर्स के दरमियान। अब एग्जाम्पल आपके पास आती है जी, द वर्ड हेड हैज 3 फोनीम्स। अब हम जब देखते हैं फोनीम के लिहाज से हेड को, तो हमारे पास इसमें बेसिकली 3 अल्फ़ाबेट्स यूज हुए थे ना, HANT। तो हमने कहा कि इसके 3 फिनोम्स हैं। देन इसने कहा कि अगर हम इंग्लिश में देखें तो जो साउंड है P और B, अगर हम ये फोनीम के अंदर देखते हैं तो ये यूज़ करते हैं हम किसी भी वर्ड को डिस्टिंग्विश करने के लिए, लाइक पैट हो गया, बैट हो गया। तो ये जो वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं ये कॉन्स्टेंट होते हैं और इनकी वावल साउंड होती है। टॉपिक नंबर 7 आपके पास है फिनोलॉजी। जैसे कि हमने बात की थी ना कि फिनोलॉजी इज स्टडी ऑफ साउंड, तो हम अब थोड़ा फर्दर मूव करते हैं। हम देखते हैं फिनोलॉजी को डिस्कस करते हुए देखते हैं कि वो किस लेवल पे चलती है। फिनोलॉजी स्टडी ऑफ साउंड तो करती है, बट साउंड के साथ उसने पैटर्न्स को भी देखा, यानी साउंड पैटर्न्स इन लैंग्वेज। तो ये जब हम बात करते हैं फिनोलॉजी की तो हम कहेंगे कि फिनोलॉजी इज स्टडी ऑफ अ साउंड पैटर्न इन लैंग्वेज। बेसिकली फिनोलॉजी एक ब्रांच है लैंग्वेज की जिसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे हम अल्फाज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे उसके साउंड को ऑर्गेनाइज करते हैं। फिनोलॉजी की मदद से हम एनालाइज करते हैं किसी भी इंसान की स्पीच साउंड को, जिनमें हम देखते हैं कि कितने फोनीम्स थे, कितने रूल्स थे जो कि उस साउंड ने गवर्न किए, जिसकी वजह से फिर उन्हें कंबाइन किया जाता है, देन उसका मीनिंग आता है। अब जैसे कि हमें फिनोम्स के अगर हम देख रहे हैं ना फिनोलॉजी के अंदर, तो फोनीम से हमारे पास जितने बनते हैं वो आपको ये MCQ आया होता है कि 26 अल्फाबेट हैव अ टोटल ऑफ 44 फोनीम और अ साउंड। याद रखिए 26 अल्फाबेट्स, अगर हमारे पास टोटल अल्फाबेट 26 हैं तो उसके जो फोनीम हमारे पास आएंगे वो 44 आते हैं। टॉपिक 8 आपके पास आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मेकअप, मॉर्फ। मॉर्फ का मतलब होता है शेप, ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग। तो हम कहेंगे कि अगर बायो के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें पता चलेगा कि साइंटिफिक स्टडीज़ ने शो किया था कि इसके मॉर्फोलॉजी के अंदर हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट। जियोलॉजी का अगर हम देखें तो वहाँ पे मॉर्फोलॉजी पाई जाती है, तो यहाँ पे हमारे पास जियोलॉजी के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन आती है कि फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ रॉक एंड लैंड फॉर्म। मॉर्फोलॉजी जो है अगर हम देखते हैं लैंग्वेज की सेंस पे तो हमारे सामने आया कि मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड एंड दे फॉर्म, या यूँ कह लें कि मॉर्फोलॉजी के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड देखते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ मीनिंग देखते हैं। अब जब स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ मीनिंग तरफ आते हैं तो हमें पता चला कि वो मोर्फीम कहलाते हैं। अभी हमने बात की थी फोनीम की, तो अब हमारे पास आ गया मोर्फीम। फिनोलॉजी के अंदर अगर स्मॉलेस्ट यूनिट देखेंगे तो वो फोनीम होंगे, मॉर्फोलॉजी के अंदर देखेंगे तो वो मोर्फीम होंगे। मोर्फीम जो होते हैं ये एक नया वर्ड बनाते हैं, या ये कह लें कि ये मॉडिफाई करते हैं एग्जिस्टिंग वर्ड को। ऑन द अदर है फिनोम्स के अंदर अगर हम देखें तो वो डिस्टिंग्विश कर देते हैं एक वर्ड को दूसरे से। अगर हम मॉर्फीम्स की बात करते हैं तो मॉर्फीम्स जो हमारे पास आएंगे प्रेफिक्स,
सफिक्स और दूसरे लिंग्विस्टिक पीसेस जो कि किसी वर्ड को ओन तो नहीं कर रहे होते लेकिन उसके मीनिंग ज़रूर बना रहे होते हैं। अब जैसे कि द वर्ड अनहैप्पी, अब अनहैप्पी है, इसके हमारे पास 3 मॉर्फीम्स हैं। अन जो है बेसिकली ये नेगेटिव परफेक्ट्स है। हैप्पी हकीकत का वर्ड हमारे पास आया हैप्पी, रूट वर्ड हो गया। और एल वाई जो है वो एडवर्ब सफिक्स है। तो यूं हमारे सामने आया कि अनहैप्पीली को जो हमने देखा तो इसके 3 मॉर्फीम्स थे। मॉर्फोलॉजी जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि बच्चा जो होता है ना वो अंडरस्टैंड करता है कि कैसे वर्ड को कंस्ट्रक्ट किया गया था, कैसे उन्हें मॉडिफाई किया गया था ताकि उनके मुख्तलिफ मीनिंग्स निकल सकें। टॉपिक 9 आपके पास आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स जो है बेसिकली इसके अंदर हम बात करते हैं या इसके अंदर हम पढ़ते हैं रूल्स को। अब ये वो रूल्स हैं जो गवर्न करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को और फ्रेजेस इन लैंग्वेज को। अगर हम देखें तो ये डिटरमिन करता है कि कौन सा वर्ड किधर जाएगा। अगर हम सेंटेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जब हम बात करते हैं प्रोनाउन, हम एक सेंटेंस बनाते हैं ना जिसके अंदर हम लिखते हैं प्रोनाउन, वर्ब, नाउन एक्सेट्रा। तो लाइक आई प्ले क्रिकेट डेली, अगर ये हम इस सेंटेंस को स्ट्रक्चर देखें तो वो इनकरेक्ट है, क्योंकि इसका मीनिंग थोड़ा इनकम्प्लीट है। इस वजह से सेंटेंस को यूज़ किया गया था ताकि वो मीनिंग कर सकें, वो एक प्रॉपर सेंटेंस आप तक ला सकें। अगर यहाँ पे बताया गया था कि इन इंग्लिश जो स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस है वो नाउन और वर्ब फ्रेज कंटेन करता है, द वर्ड गो। अब जो हम देखते हैं गो, तो इससे पता चला कि ऑर्डर्स कमांड आई ना, कि इसका मीनिंग भी हमारे सामने आ गए। अगर एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, एडवर्ब यूज़ कर रहे होते तो हम देखते हैं कि जो वर्ड मैटर करता है ना इंग्लिश के अंदर वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल अहमद एट एप्पल एंड एप्पल एट अहमद डज नॉट हैव द सेम मीनिंग। अब यहाँ पे हमें एग्जांपल दी गई थी कि देखिए जी, अगर आप कहते हो ना कि अहमद एट एप्पल यानी अहमद ने सेब खाया, ऑन द अदर हैंड आप कहते हो कि सेब ने अहमद को खाया, तो सो डिफरेंट मीनिंग थे ना दोनों के। तो हमने ये सारी चीज़ें जो डिस्टिंग्विश कराई जाती हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर कराई जाती हैं, यानी मॉर्फीम्स को यूज़ करके। टॉपिक 10 आपके पास आता है सिमेंटिक। सिमेंटिक जो है ये क्रूशियल रोल प्ले करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए। ये सिमेंटिक बेसिकली एक स्टडी है मीनिंग ऑफ वर्ड की, फ्रेज की, सेंटेंस की। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सिमेंटिक के अंदर हमें पता चल जाता है कि कौन सा वर्ड किस तरह कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज़ किया जाता है। अब इस सिमेंटिक की वजह से बच्चा जो होता है वो कम्युनिकेट करना सीख जाता है, वो समझने लगता है मतलब वर्ड्स को, और फिर वो अप्रिशिएटली उनको डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ कर रहा होता है। तो इससे हुआ क्या कि वो कंप्लीट मीनिंग की तरफ आया, यानी कि उसने सेंटेंस स्ट्रक्चर जो बनाया वो करेक्ट था। अगर वो सिमेंटिक को नहीं समझता तो वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं बना सकता। अगर सेंटेंस की हम बात करते हैं तो वो सिंथेटिक रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहा होता है, यानी इसमें प्लेसमेंट ऑफ वर्ड हो रही होती है, फ्रेज हो रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक 11 आता है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक बेसिकली एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम देखते हैं कि लैंग्वेज को सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है। तो कैम्पसन हमारे पास आते हैं 1986 के अंदर। प्रैग्मेटिक को उन्होंने बताया था कि प्रैग्मेटिक जो है वो कंसर्न करता है जनरल प्रिंसिपल्स की तरफ। अब ये वो जनरल प्रिंसिपल हैं जो कि नेसेसिटी होते हैं रिट्राइव करने के लिए इंफॉर्मेशन को। अब ये जब हम रिट्राइव कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन की, वो स्पेसिफिक अटरेंस बेस होता है कॉन्टेक्स्ट। मोर एवर अगर हम स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शंस की बात करते हैं, थॉट्स की बात करते हैं, लिंग्विस्टिक साइंस की बात देख रहे होते हैं, अगर हम रियल सिचुएशन में वर्ड और सेंटेंस को लेके चल रहे होते हैं तो ये हमारी काफ़ी हेल्प करता है। जब हम कम्युनिकेशन स्टाइल ऑफ चाइल्ड को देखते हैं, तो जब हम देखते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से किस तरह बात करे, अपने सिबलिंग से कैसे बात करे, तो हमें पता चलेगा कि वो डिफरेंट कर रहा है, उनका कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंट है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो प्रैग्मेटिक जो होता है ये हमें बताता है कि आपने किस तरह अल्फाज को यूज़ करना है सोसाइटी के अंदर। तो ये था जी लेसन नंबर 2। जल्दी से लेसन नंबर 3 को कर लेते हैं। लेसन नंबर 3 आपके पास है ग्रामर एंड फीचर ऑफ लैंग्वेज। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर बेसिकली सिस्टमेटिक स्टडी और डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेज के बारे में मतलब होती है। प्रॉपर अगर इसकी वर्डिंग दोगे तो आप कहोगे कि द सिस्टमेटिक स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर।
ग्रामर का कोई मतलब खुद से नहीं होता, यानी कि इसका भी हम कह सकते हैं कि डज नॉट हैव मीनिंग बाय इटसेल्फ। ग्रामर जो है वो सिस्टम ऑफ रूल्स के बारे में बात करती है। अब ये वो रूल्स हैं जो गवर्न करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज को। इसमें हम सिंटैक्स की बात करते हैं, मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, फिनोलॉजी की बात करते हैं। अगर हम लिंग्विस्टिक में देखें तो ग्रामर जो है वो सेट ऑफ स्ट्रक्चर रूल है जिसमें रेगुलेशंस पाए जाते हैं, जिसमें प्रिंसिपल्स होते हैं। अब ये वो रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि गवर्न करते हैं कंपोजिशंस ऑफ क्लॉज, फ्रेजेस, वर्ड्स इन एनी गिवन नेचुरल लैंग्वेज। यहाँ पे आपके पास एक बहुत लिंग्विस्टिक के फील्ड के अंदर नॉर्म चॉम्स्की के बारे में बात की गई, यानी कि इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क किया था ग्रामेटिकल यूज ऑफ लैंग्वेज के ऊपर। नॉर्म चॉम्स्की जो है ये इन्फ्लुएंशियल लिंग्विस्टिक हैं। 20th सेंचुरी के अंदर इन्होंने ग्रामेटिकल यूज ऑफ लैंग्वेज में काफ़ी इंटरेस्ट शो किया था, इन्होंने वर्क किया था यूनिवर्सल यू कह ली यूनिवर्सल ग्रामर के ऊपर इनका काफ़ी ज़्यादा वर्क है। उनका बिलीव था कि अल्लाह जो है वो अल्लाह ने इंसान को ब्रेन दिया है इन बॉर्न क्वालिटीज़ की वजह से। यानी अब इन बॉर्न क्वालिटीज़ को अगर हम देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक्वायर कर सकते हैं नॉलेज विद लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो यूजिंग दिस एबिलिटी ह्यूमन जो है वो यूज़ कर सकते हैं फाइनाइट सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स को, रूल्स को, जो कि प्रोड्यूस करते हैं इनफिनिट नंबर ऑफ ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंसेस को। फिर हम मैकेनिज्म ऑफ इनहेरेंट थ्योरी को देखें तो अकॉर्डिंग नॉर्म अगर हम देखते हैं तो चॉम्स्की के नज़दीक जो मैकेनिज्म था लैंग्वेज एक्विजिशन का वो फॉर्मुलेट होता है इनिशिएट प्रोसेस से। नेक्स्ट आपके पास आता है काइंड ऑफ ग्रामर। तो काइंड ऑफ ग्रामर शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, कोई चीज़ नहीं समझ आती तो पता क्या करें, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। अगर आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना कि या 5 मार्क्स का भी आ जाता है कि काइंड ऑफ ग्रामर बताएं, तो आपने सिंपल इनके नाम लिखने होते हैं। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन इसलिए दे रही हूँ कि आपके पास कभी कभी ऐसे आ जाता है कि डिस्कस मेंटल ग्रामर, तो आपको पता होना चाहिए कि मेंटल ग्रामर है क्या। मेंटल ग्रामर अगर हम इसमें देखें तो ये लैंग्वेज ऑफ माइंड के बारे में बात करती है। फिर इसमें फिनोलॉजी भी आ जाता है, मॉर्फोलॉजी भी आ जाता है, सिंटैक्स भी आ जाते हैं, सेमेंटिक भी आ जाता है। अब जब लिंग्विस्टिक नॉलेज की बात करते हैं तो हम क्योंकि बात कर ही लिंग्विस्टिक नॉलेज की रहे हैं तो हम देखते हैं कि जो लिंग्विस्टिक नॉलेज है हम यूज़ कर रहे होते हैं कि हमारी मेंटल ग्रामर की वजह से हो रही होती है। अगर हम आसान तरीके से कहें तो हमारा जो दिमाग होता है वो उसके अंदर इंटरनल कोग्निशन प्रोसेस चल रहा होता है ताकि वो समझ रहा होता है लैंग्वेज को, लिंग्विस्टिक को, लाइक उसमें मेंटल ग्रामर काफ़ी रोल प्ले कर रही होती है। सेकेंड आपके पास है डेवलपमेंटल ग्रामर। अब जब हम मेंटल ग्रामर और डेवलपमेंटल मतलब मेंटल ग्रामर से आगे बढ़ते हैं तो हम डेवलपमेंटल ग्रामर की तरफ चलते हैं। इसमें होता क्या है कि हम लर्न करते हैं लैंग्वेज को, फिर हम उसमें देखते हैं कि कौन सी डेवलपमेंटल मतलब स्टेजेस पाई जाती हैं इस लैंग्वेज के अंदर। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम कहेंगे कि ये जो ढूंढना, सीखना, समझना होता है ये डेवलपमेंटल ग्रामर के अंदर आता है। इन पाकिस्तान L1 लैंग्वेज यानी लैंग्वेज नंबर 1 जो आपके पास है ना वो रेफर करती है उर्दू, पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है। देन जो सेकंड लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश की तरफ चलती है। अब बच्चा जो होता है घर में उर्दू बोल रहा होता है और मीनवाइल वो यानी कि हम बिलिंगुअलिज्म की तरफ जा रहे होते हैं। मीनवाइल वो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश सीख रहा होता है स्कूल के अंदर। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर वर्ड से पता चल गया कि टू डिस्क्राइब समथिंग। ये जो टाइप होती है ग्रामर की ये बहुत कॉमन होती है। हम इसमें बात करते हैं, हम डिस्क्राइब कर होते हैं रूल्स को, वो रूल्स गवर्न करते हैं लिंग्विस्टिक ग्रामर को। देन आपके पास आता है पर्सपेक्टिव ग्रामर। पर्सपेक्टिव ग्रामर जो होती है ये प्रोवाइड करती है सेट ऑफ रूल फॉर करेक्ट लैंग्वेज यूज। इसमें हम देखते हैं प्रॉपर यूजेज ऑफ लैंग्वेज और इसमें हम बात करते हैं कि ये हमें प्रोवाइड करती है स्टैंडर्ड फॉर लैंग्वेज यूज का, जो कि ये वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो एक्सेप्टेबल होते हैं सोसाइटी की तरफ से। अब जो टर्म हम यूज़ करते हैं ना ग्रामर स्कूल हिस्टोरिकली, तो इसमें देखते हैं कि इसमें रेफर किया जाता है स्कूल टीचिंग को। लैटिन ग्रामर जो
लैटिन ग्रामर जो थी उसे फ्यूचर में रोमन सिटीजन्स ने काफ़ी अपनाया। ऑरेटर्स और लेटर्स कैथोलिक प्रेस जो थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पर वर्क किया था, इसे अपनाया था। टॉपिक 14 आपके पास आता है फीचर ऑफ लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो डिस्टिंक्ट और यूनिक होती है, इसमें स्पेसिफिक फीचर्स पाए जाते हैं। ये फीचर्स जो होते हैं ये डिस्टिंग्विश करने के हेल्प करते हैं, हमारी कम्युनिकेशन को एक से दूसरे से मुख्तलिफ करवाते हैं। ह्यूमन लैंग्वेज जो होती है वो स्पेशल कंसिडर की जाती है क्योंकि ये इसमें स्पेशल फीचर्स करैक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। लैंग्वेज की मुख्तलिफ कीज़ पाई जाती हैं जिसके अंदर यूनिक पावरफुल टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ हो रहे होते हैं। पहले है ड्यूअलिटी ऑफ पैटर्निंग। अब लैंग्वेज जो है इसमें सरफेस स्ट्रक्चर भी होता है और डीप स्ट्रक्चर भी होता है। अब सरफेस स्ट्रक्चर क्या है, वो एक्चुअल साउंड है, वर्ड यूज है, और डीप स्ट्रक्चर जो है वो उसका अंडरलाइंग मीनिंग है। प्रोडक्टिविटी, इसमें हम बात करते हैं किसी भी इनफिनिट नंबर ऑफ सेंटेंस को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी, यानी कि हम इनफिनिट नंबर ऑफ सेंटेंस करते हैं प्रोड्यूस बाय यूजिंग फाइनाइट सेट ऑफ अ वर्ड एंड लैंग्वेज। फिर आपके पास आता है इंटरचेंजेबिलिटी। लैंग्वेज जो है वो लर्न की जाती है सोशल इंटरेक्शन से और इसे पास डाउन किया जाता है जनरेशन टू जनरेशन, जिससे अब ये जो पास आउट हो रहा होता है ये कल्चर कॉन्टेक्स्ट के अंदर होता है। अब अगर इस फीचर को देख के तो हमारे पास आया कि सेंडर और रिसीवर दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस को। फिर आपके पास आता है जी आर्बिट्रेरीनेस। अब ये जो है ये इनहेरिट कनेक्शन नहीं होता, इसमें हम साउंड ऑफ वर्ड्स देख रहे होते हैं, उसके मीनिंग्स देख रहे होते हैं। फिर आपके पास आता है डिस्प्लेसमेंट। इसमें हम बात कर रहे होते हैं मतलब द एबिलिटी टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट। अब कल्चर ट्रांसमिशन, तो इसका मेन सोर्स जो होता है वो कल्चर ट्रांसमिशन का वो लैंग्वेज होता है। स्पेसिफिक हो जाता है किसी भी कल्चर के अंदर ट्रेडिशन, नॉर्म्स, वैल्यूज़ को लेकर। फिर जी आपके पास आता है टॉपिक 15 डिस्क्रीटनेस। डिस्क्रीटनेस जो है ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर आती है और ये रेफर करती है फैक्ट्स को। अब ये वो फैक्ट्स हैं जो लैंग्वेज को कंपोज करते हैं। अब जब लैंग्वेज कंपोज होती है वो डिस्क्रीट यूनिट के अंदर होती है, जिसके अंदर सच एज एनवियस साउंड हो गए, फोनीम्स हो गए, वर्ड्स हो गए, जिसके अंदर हम कंबाइन करते हैं मुख्तलिफ वेराइटीज़ को ताकि वो एक मुकम्मल मीनिंगफुल सेंटेंस आपके सामने आ सके। अब देखो आपके पास डिफरेंस आ गया ना, आई का, आई स्मॉल आई के अंदर हम शॉर्ट वावल यूज़ कर रहे होते हैं और स्पेसिफिक हम वही आई यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग वावल है। ये इतना मतलब हम कह सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा उसका यूज़ नहीं होता स्मॉल वावल जो होता है, यानी शॉर्ट वावल आई, तो हम यूज़ करते हैं लॉन्ग वावल क्योंकि इसमें डिस्टिंक्शंस मीनिंग आ जाते हैं। डिस्क्रीटनेस जो है वो डिस्क्रीटनेस जो हमारे पास है ना, वो बेसिकली एसेंशियल फीचर है लैंग्वेज का। ये हमें बताता है, ये हमें अलाउ करता है कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन को क्रिएट करने में। अब कैसे क्रिएट करते हो, लार्ज वोकेबलरी को हम फाइनल सेट्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर चेंज कर देते हैं तो आसानी से हम मुख्तलिफ चीज़ों को सीख लेते हैं। देन आपके पास आता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी एक आर्ट है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का। क्रिएटिविटी की है एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट का। मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आपकी वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है, बट ज़रूरी था कि टाइम कम है आपके पास, सो हम एक ही वीडियो में दो लेक्चर्स कवर करें। नॉलेज ऑफ हाउ टू कंबाइन वर्ड फ्रॉम फ्रेज एंड सेंटेंस फ्रेज इक्वल टू, अच्छा आपको ये याद रखना होगा क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। सिंटैगमेटिक ग्रुप सेंटेंस इक्वल टू फ्रेज क्लॉज प्रीपोजिशन। जब हम देखते हैं क्रिएटिविटी को तो हमारे सामने आया कि इसमें रेपिटेशन ऑफ वर्ड हो रहा होता है। अब ये जो रेपिटेशन ऑफ वर्ड होता है इसे हम कहते हैं कि क्रिएटिविटी है। अब लाइक आपको एग्जांपल दी गई, द ओल्ड मैन केम, द ओल्ड मैन केम, द ओल्ड मैन केम, यानी कि आप रिपीट कर रहे हो इसको। फिर आपके पास आता है डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारे एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स जो होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं ताकि वो अपनी एनवायरनमेंट को इमिटेट कर सकें। फिर हम जब देखते हैं जब ये एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स बात करते हैं तो ये सिंपल उसी बात करते हैं जब आसपास डेंजर हो या ज़रूरत हो। अब इंसान जो होता है वो टॉकटेटिव होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा बात कर रहा होता है विदाउट एनी नीड। तो हम देखते हैं कि एनिमल, इंसेक्ट्स जो होते हैं वो जब डेंजर हो या ज़रूरत हो तब बात करते हैं।
उनकी लैंग्वेज जो होती है वो इन्फॉर्मेशन अबाउट डेंजर नहीं देती, नहीं बताती कि वो पास्ट और फ्यूचर है। ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो अगर हम देखें तो हम इसमें कम्युनिकेट करते हैं, हम टॉकिंग करते हैं। अब इसमें हम बात कर रहे होते हैं इमीडिएट एनवायरनमेंट को लेकर। इसका मतलब ये हुआ कि लोग जो होते हैं ना वो डिस्कस करते हैं इवेंट्स को जो पास्ट में गुजर चुके थे या फ्यूचर में होने वाले हैं, यानी कि इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में बात हो रही होती है। तो ये जो फीचर ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर होता है इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब आइडियाज़ दे रहे होते हैं। एनिमल्स भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं बट उनके अंदर डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। देन आपके पास आता है यूनिवर्सलिटी। अब यूनिवर्सलिटी जो होती है कि इसमें इक्विलिब्रियम की तरफ हम रेफर कर होते हैं। अब ये जो इक्विलिब्रियम होता है कि वो अक्रॉस ह्यूमैनिटी होता है। फिर आपके पास कंप्लीटनेस एंड परफॉर्मेंस आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लैंग्वेज है वो इनिशिएट है। इसमें हम सोसाइटी और फर्दर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को लेके आते हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ कि अब ओके आपके पास ये लास्ट ही टॉपिक है। डू एनिमल हैव लैंग्वेज, क्वेश्चन है आपके पास। देखें लैंग्वेज जो है वो कन्वेंशन फॉर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लैंग्वेज से एसोसिएट होते हैं, यानी ह्यूमंस जो होते हैं प्राइमरी एसोसिएट करते हैं लैंग्वेज से। कम्प्लेक्स सिस्टम आता है कम्युनिकेशन का जो कि यूटिलाइज किया जाता है सिम्बल्स और वोकलाइजेशंस को लेकर, यानी वोकल लैंग्वेज को आपको यूज़ करके आप उसे यूटिलाइज करते हो। ऑन द अदर है एनिमल्स जो होते हैं वो लैंग्वेज को पोजेस नहीं करते जैसे कि ह्यूमंस कर रहे होते हैं, बट वो बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। एनिमल्स और इंसेक्ट्स जो होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं। अब वो मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल के बॉडी लैंग्वेज से केमिकल सिग्नल्स देकर। एनिमल्स जो होते हैं वो एक दूसरे की ज़ुबान समझ जाते हैं। वो नहीं जब डेंजर हो रहा होता है ना या टेरिटरी में आ गया या कोई भी उनको प्रॉब्लम चल रही होती है तो वो एक दूसरे को एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कन्वे करते हैं मैसेज, इंफॉर्मेशन। कुछ फिलोसफर के नज़दीक जो था ना कि ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो इवॉल्व हुई है थ्रू एनिमल लैंग्वेज, लेकिन ये फिक्शंस में है। एनिमल कभी नहीं बात करते लाइक ह्यूमंस। ये फिक्शन स्टोरीज में होता है कि एनिमल्स बोल रहे हैं ह्यूमंस की तरह। एक और फैक्ट आपके पास आता है जब आप टीच करते हो ना एनिमल को अबाउट लैंग्वेज थ्रू साउंड्स, लाइक आप कर सकते हो एनिमल्स को सिखा सकते हो। बट ये जो फिलोसफर्स कहते थे ना कि इंसान ने एनिमल से सीखा बोलना, तो ये गलत था। ऑन द अदर हैंड आप कर सकते हो, लाइक आप ट्रेन कर सकते हो कैट को, डॉग को मुख्तलिफ अल्फाज हो गए। अब लाइक आपने अपने डॉग का नाम रखा हुआ है ना, बचपन से वो डॉग नाम सुना, डॉग को पता है कि वो उसका नाम है। आप उसे खाने का बोलते हो, आप उसे बैठने का बोल रहे हो, वो उसे पता है कि आप क्या बोल रहे हो क्योंकि आपने उसे सिखाया। वो खड़ा था, आपने उसे बिठाया तो आपने कहा कि बैठो, 2-3 दफ़ा इससे बोला गया। अब उस डॉग को अंदाजा है कि बैठो का मतलब होता है यानी कि वो बैठ जाओ, खड़ी स्टैंडिंग पोजीशन पे ख़त्म हो जाओ। इसी तरह अगर हम फिक्शंस की बात करते हैं तो टॉबर मरी जो थे उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि टॉबर मरी ने बोला था कि वुमेन जो कि फुलिश इनफ होती है वो अपने ओपिनियन जो होते हैं वो बता सकती है हर इंटेलिजेंस। लाइक सर विल्फर प्रोटेस्ट उन्होंने किया था कि जो ब्रेनलेस वुमेन होती है वो कभी भी आपको एक अच्छा या वो डिस्टिंक्शन नहीं कर सकती, डिस्टिंक्शंस नहीं ला सकती, या आप कह सकते हो डिफरेंस नहीं बता सकती किसी चीज़ के अंदर। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आया। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।